हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी लोग फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर इस मूवी का 4th पार्ट भी लेकर आई हूँ। पर अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 की स्टोरी नहीं देखी है तो आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पहले फटाफट से जाकर इन सभी पार्ट्स को देख कर आओ। द फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 4। मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्लाइट 180 वाले इंसिडेंट के 10 साल बाद और हमें एक कार रेस का सीन दिखाया जाता है जिसे 4 फ्रेंड देखने आए हुए होते हैं, जो निक और उसकी गर्लफ्रेंड लोरी, हंट और जेनेट होते हैं। जिस स्टेडियम में ये रेस हो रही होती है उसका नाम मैकिनले स्पीडवे था। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। पहले पार्ट में मैकिनले एक टाउन के एक स्कूल और एक लड़के का नाम भी था, मतलब साला इस नाम में ही कुछ लोचा है। जिस रो में ये चारों दोस्त बैठे होते हैं उनका नंबर 180 था। अब यहाँ पर निक को बहुत ही अजीब नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं। तभी उनके सामने एक आदमी काउबॉय कैप पहनकर बैठ जाता है और उन्हें आगे का व्यू नजर नहीं आता। लोरी उस आदमी को रिक्वेस्ट करके उसे वहाँ से हटा देती है। वहाँ पर एक मैरिड कपल्स कार्टर और उसकी बीवी भी होते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज आराम से बैठने के लिए समझा रहा होता है। इसके अलावा एक औरत जिसका नाम सामंथा होता है, वो अपने 2 बच्चों के साथ रेस देखने आई होती है और वहीं पर एक कार मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। सभी वहाँ पर कार रेसिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। निक इन सभी को देखता है और उसे कंटिन्यू नेगेटिव फील हो रहा होता है। तभी एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है, जो रेसिंग ट्रैक पर गिर जाता है और एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक टायर निकलकर सीधा आकर ऑडियंस में बैठी कार मैकेनिक की गर्लफ्रेंड पर गिरता है, जिससे बहुत ही बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। एक्सीडेंट की वजह से रेस ट्रैक पर सभी कार्स आपस में टकराने लगती हैं, जिससे उनके पार्ट्स आकर ऑडियंस में गिर रहे थे। एक पार्ट आकर उस मैरिड कपल्स कार्टर और उसकी बीवी को लगता है, जिससे उन दोनों की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं एक कार का इंजन 2 बच्चों की माँ सामंथा के ऊपर आकर गिरता है, जिससे कि उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। वो कार मैकेनिक वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो एक बेंच से टकरा कर गिरता है और एक लकड़ी उसके फेस के आर पार हो जाती है। फिर कार का एक पार्ट आकर उस कैब वाली आदमी पर गिरता है और वो भी मर जाता है। इसके बाद हंट और जेनेट साथ में भाग रहे होते हैं। तभी स्टेडियम की छत नीचे आकर गिरती है, जिसमें दबकर वो दोनों भी मारे जाते हैं। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें लॉरी और वो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज दोनों जलकर राख हो जाते हैं। निक भागने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी एक सरिया उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ा संभल जाओ, अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है। वहीं अब हमें पता चलता है कि ये सब निक की इमेजिनेशन होती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में फ्लाइट 180 के हीरो एलेक्स, सेकंड में हाईवे इंसिडेंट की लैला किम्बरली और थर्ड पार्ट में रोलर कोस्टर में वेंडी को फ्यूचर दिखा था, वैसे ही यहाँ निक को भी फ्यूचर दिखा है। मतलब कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। निक जब तक कुछ समझ पाता तभी उसके सामने वो काउबॉय टोपी वाला आदमी आकर बैठ जाता है। इसके बाद उसने अपनी इमेजिनेशन में जिन लोगों को देखा होता है वो सभी सेम टू सेम वही हरकत करते हैं। अब निक सब कुछ समझ जाता है और चीखने लगता है, 45 नंबर कार का एक्सीडेंट होने वाला है, हम सबको यहाँ से बाहर चलना चाहिए। लेकिन उसकी बातें सभी को बकवास लगती हैं और वो सब निक से फाइट करने लगते हैं और उसको मारने के लिए स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। जब तक वो निक से कुछ कहते तभी अंदर मौत का खेल शुरू हो जाता है। अब स्टेडियम में जो मैरिड कपल्स थे उसमें कार्टर स्टेडियम के बाहर आ जाता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज से फाइट करता है कि मेरी वाइफ अंदर रह गई है, मुझे अंदर जाने दे, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी हवा में उड़ता हुआ एक टायर आता है और उस कार मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के सर का भरता बना देता है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। इस कार क्रैश
इसकी घटना के अगली रात एक श्रद्धांजलि समारोह रखा जाता है, जिसमें उन सभी लोगों की श्रद्धांजलि दी जाती है जो उस कार क्रैश में मारे गए। निक, लॉरी और बचे हुए सभी सर्वाइवर भी वहाँ मौजूद होते हैं। सभी आपस में बातें करते हैं। वो मैरिड आदमी कार्टर सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार समझ रहा होता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो गार्ड से बदला लेकर ही रहेगा। अगली रात निक सो रहा होता है, तभी उसे एक विजन दिखाई देता है और उसकी आंख खुल जाती है। निक ने अपने सपने में बहुत सारी आग देखी होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ कार्टर नशे में धुत होता है और वो ट्रक लेकर सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज के घर जाता है। वो ट्रक को स्टार्ट छोड़कर ही नीचे उतर जाता है। तभी ट्रक में रखी बियर की बोतल गियर पर गिर जाती है और ट्रक अपने आप चलने लगता है। कार्टर का पैर एक चैन में फंस जाता है और कार्टर ट्रक के पीछे घिसटने लगता है। ट्रक का फ्यूल चैन पर गिरने लगा है और आग लग जाती है, जिसमें कार्टर जिंदा जलने लगता है। नेक्स्ट डे निक न्यूज में देखता है, तब उसे पता चलता है कि कार्टर जलकर मर चुका है। वो लॉरी से कहता है कि मुझे पहले ही कार्टर की मौत के संकेत मिले थे। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें वो फैन, कैंची और सिगरेट को देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम दो बच्चों की माँ सामंथा को एक पार्लर में जाते हुए देखते हैं और उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे होते हैं। वहाँ पर माली सिगरेट पी रहा होता है। वो बच्चों को वहाँ से भगा देता है। सामंथा पार्लर में मेकओवर करवा रही होती है, तभी ऊपर लगा फैन उसके नीचे गिरता है, जिससे वो बाल बाल बच जाती है। वो अपना मेकअप करवाकर पार्लर से बाहर जा रही होती है, तभी माली की मशीन से टकराकर एक पत्थर सीधा सामंथा की आंखें आर पार हो जाता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। अब निक को मौत का खेल समझ में आ जाता है। वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, तब उसे फ्लाइट 180 और अब तक की हुई मौत की तबाहियों का लेखा जोखा मिल जाता है। निक, लॉरी, जेनेट और हंट को सब कुछ समझाता है कि हमें मौत के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अब निक को एक और विजन आता है, जिसमें मौत के संकेत, लेकिन निक को अभी भी ये नहीं पता होता कि अगली बारी किसकी है। वो ये पता करने के लिए उसी स्टेडियम में जाता है जहाँ से ये सब कांड की शुरुआत हुई थी। निक स्टेडियम में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे मौत के क्रम का पता चलता है। अब मौत की लिस्ट में अगला नंबर कार मैकेनिक का होता है। निक कार मैकेनिक का पता लगाता है और उसके गैराज पर जाकर उसे सब कुछ समझाता है, लेकिन वो कार मैकेनिक निक की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी एक कार बेकाबू होकर उसकी ओर आती है, पर वो कार मैकेनिक बच जाता है। लेकिन तभी गैराज से उड़ता हुआ एक सिलेंडर आता है और मैकेनिक की बॉडी के आर पार हो जाता है और यहाँ कार मैकेनिक की भी मौत हो जाती है। बेटे, इतना आसान नहीं है मौत से बच पाना। निक और लॉरी ये सब लाइव देखते हैं। निक लॉरी से कहता है कि ये तो गया, अब अगली बारी अपने दोस्तों जेनेट और हंट की है। निक हंट को बचाने के लिए निकलता है और लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज जेनेट को बचाने के लिए। रास्ते में निक को एक विजन दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि हंट की मौत पानी से होगी। वो हंट को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। निक हंट को वॉइस मेल छोड़ देता है कि पानी से दूर रहना। इधर हम देखते हैं कि हंट स्विमिंग पूल पर ही एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ जेनेट कार वॉश में जा रही होती है, लेकिन उसकी कार वॉशिंग मशीन के बीच में ही फंस जाती है और उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। तभी उसकी कार का सनरूफ खुल जाता है और ऊपर से पानी उसकी कार में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी पूरी कार में भर जाता है। जेनेट किसी भी तरह से अपने फेस को उस सनरूफ से बाहर निकाल लेती है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो सांस ले सकती है तो वो बच जाएगी, लेकिन तभी कार आगे बढ़ने लगती है और उसके फेस का वॉश होने लगता है। लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड वक्त रहते जेनेट के पास पहुंच जाते हैं और वो जेनेट की कार को बाहर खींच लेते हैं और इस तरह से जेनेट की जान बच जाती है। वहीं हंट स्विमिंग पूल के किनारे बैठा होता है, तभी उसका लकी कॉइन उसके हाथ से छूटकर पूल में गिर जाता है। हंट कॉइन को ढूंढने के लिए पूल में जंप करता है। उस टाइम पूल का पानी ड्रेन हो रहा होता है। वो देखता है कि उसका कॉइन ड्रेन होल में फंस गया है। वो कॉइन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा तेज होने की वजह से वो खुद ही उस होल में फंस जाता है। इधर निक भी पूल के बाहर आ जाता है और वो हर जगह हंट को खोज रहा होता है, लेकिन उसे हंट दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बेचारा होल में फंसा होता है। हंट की बॉडी उसी होल के अंदर घुसने लगती है और उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सीन बहुत ही भयंकर वाला होता है और इधर हंट की मौत देखने लायक होती है। अब हंट मर गया और
और जेनेट बच गई। मतलब कि इन लोगों ने मौत के क्रम के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो मौत अब अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर चली जाती है और अब अगला नंबर होता है सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज का। जॉर्ज अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली में सब मर चुके थे। अब उसे जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा। वो अजीब बातें करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। निक और लोरी को एक संकेत मिलता है और वो जॉर्ज को बचाने उसके घर जाते हैं। जॉर्ज ने खुद को फांसी पर लटकाया होता है, लेकिन अभी तक उसकी सांसें चल रही होती हैं। निक उसे नीचे उतारता है। जॉर्ज उन दोनों को बताता है कि वो सुबह से खुद को फांसी लगा रहा है और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो बच जाता है। सभी को लगता है जेनेट की जान बचाकर उन्होंने मौत के वेंडर से पीछा छुड़ा लिया और अब वो लोग अपनी लाइफ खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक ट्रिप पर जाएंगे। नेक्स्ट डे निक अपना सामान पैक कर रहा होता है और लॉरी जेनेट के साथ मॉल में मूवी देखने गई होती है। तभी निक को एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसे एक सांप का लोगो दिखाई देता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो टीवी न्यूज में देखता है तो उसमें उस कैब वाले आदमी की न्यूज चल रही थी जिसे रेस्क्यू करके बचा लिया गया था। निक को समझ में आ जाता है कि अब मौत की लिस्ट में अगला नंबर इसका है। वो जॉर्ज को कॉल करके अपने साथ बुलाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में देर हो जाती है और मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका होता है। उन दोनों के सामने ही उस आदमी की मौत हो जाती है। निक और जॉर्ज हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं क्योंकि अब उन्हें जेनेट और लॉरी के पास जाना था। वो दोनों बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। तभी एक एम्बुलेंस जॉर्ज को टक्कर मारते हुए अपने साथ ले जाती है और इधर जॉर्ज की भी मौत हो जाती है। निक देखता है कि उस एम्बुलेंस पर वही सांप वाला लोगो बना हुआ है जो उसके विजन में उसे दिखाई दिया था। अब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुंचता है। रास्ते में उसे एक विजन आता है जिसमें वो आग, फायर और थिएटर ब्लास्ट देखता है। वो समझ जाता है और भागता हुआ थिएटर में पहुंचता है, लेकिन तब तक मौत का खेल स्टार्ट हो चुका था। थिएटर के बगल में कंस्ट्रक्शन रूम में आग लग गई थी। निक लॉरी को समझाता है कि मौत का नंगा नाच अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जेनेट इस सब से थक चुकी थी और वो पूरी मूवी एंजॉय करना चाहती थी। निक लॉरी को लेकर थिएटर रूम से बाहर आता है। तभी रूम में ब्लास्ट होता है और जेनेट उसी रूम में मारी जाती है और अब अगली बारी लॉरी की थी। इधर धीरे धीरे पूरे मॉल में ब्लास्ट होने लगता है। लॉरी का पैर एक्सीलेटर में फंस जाता है और निक के सामने ही लॉरी की बॉडी का चूरमा बन जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब निक का पूर्वाभास था। मतलब उसने एक बार फिर से फ्यूचर को देख लिया। इस मूवी की सीरीज में ये दूसरी बार हुआ, किसी ने 2 बार फ्यूचर देखा। अब निक मॉल में जाता है और वो लॉरी के पास जाने की बजाय उस कंस्ट्रक्शन रूम में जाता है जिसमें आग लगी हुई थी। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथों में स्पाइकस घुस जाती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है और अब उसको लगता है कि उसने सभी को बचा लिया और मौत के खेल का खात्मा कर दिया। नेक्स्ट सीन 2 वीक्स लेटर पर शिफ्ट होता है जिसमें हम एक बॉक्स को देखते हैं जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था। अब सिर्फ निक, लॉरी और जेनेट ही बचे थे। वो तीनों एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। निक को कैफे में अजीब फील होता है। उसकी नजर एक वाटर पार्क की फोटो पर पड़ती है जिसमें हंट की मौत हुई थी। कैफे में उस मूवी का पोस्टर लगा होता है जिसे देखने लॉरी और जेनेट मॉल गई थी। टीवी पर कार रेस चल रही होती है। वो लॉरी और जेनेट से कहता है कि शायद हमने कुछ भी ना बदला हो और हमारा यहाँ एक साथ आना भी मौत का प्लान हो। हम सिर्फ मौत के इशारों पर ही नाच रहे हो। वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक कैफे की तरफ आता है और उन तीनों को कुचल डालता है और उन तीनों की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको मूवी पसंद आई है और आप आगे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में 5th पार्ट लिख दीजिएगा। मैं जल्दी ही आप सभी के लिए वो भी लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखना अपना। और आप कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब करो चुपचाप से। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।